हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरपीएससी एसीएफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए कौन कौन सी बुक को स्टडी करना चाहिए और क्या सोर्स ऑफ द स्टडी होना चाहिए, रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए जिनके थ्रू हम अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। देखो दोस्तों, इस पर यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है काफ़ी, जिनमें आप देखोगे कि उन लोगों ने समझाया हुआ है कि आरपीएससी एसीएफ की मैथमेटिक्स की तैयारी कहाँ से करें। तो ठीक है, ओवरऑल ठीक रहा। और यहाँ पे मैं भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप तैयारी करोगे। देखो, मैं जो बताऊँगा एकदम प्रैक्टिकली बताऊँगा। एकदम प्रैक्टिकली इनका मतलब ये हो गया कि बुक बता दूँगा कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। बिकॉज आप किसी चीज़ पर डिपेंड इसलिए नहीं हो सकते, मेरे पे भी डिपेंड इसलिए नहीं हो सकते, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन डिपेंड होने का मतलब ये है कि क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता है एक्चुअली कि कहाँ से किस तरीके से पेपर का लेवल होगा। तो मैं जो कुछ भी बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ही बताऊँगा। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड होने की बजाय आप चारों तरफ से इन चीज़ों को देखें, सोचें, समझें और फिर करें। क्योंकि इसका पेपर कभी हुआ नहीं है, और हुआ है तो आपको पता है कि एक पेपर हुआ तो उसके बेसिस पे आप सब चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते कि कहाँ से किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होगा। तो पेपर कहीं से भी आ सकता है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है ना दोस्तों, जब पेपर कहीं से भी आ सकता है तो डिज़ाइन किस तरीके से होगा इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से आज मैं ये जो वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ये 100% आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं जो भी इसमें बताऊँगा बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊँगा और एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इसके बाद में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो समझ, और जो भी बताऊँगा ना उसको थोड़ा समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो ये पेपर जो है आपको पता है किस तरीके से होगा, जिसमें इंग्लिश आएगी, जिसमें राजस्थान जीके आएगी, कंपलसरी होंगे, जिसमें 100 नंबर के होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। इसके बाद में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे वो 2 रहेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपने ले लिए होंगे और एक पेपर आपने लिया होगा। ठीक है ना। और एक पेपर जो होगा वो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी ने कुछ भी अपनी सूटेबिलिटी के बेसिस पे लिया होगा। तो मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा और क्या मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस में आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन। तो अभी मैं मेंसुरेशन को छोड़ रहा हूँ, इससे आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के लिए एक तरीका बता देता हूँ कहाँ से, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये सिलेबस दिया होगा ना उसके हिसाब से। ठीक है ना। हाइट एंड करके, हाइट एंड डिस्टेंस करके एक चैप्टर दिया हुआ है। तो देखो एक्चुअली में क्या है, क्लास 10th की जो ज्योमेट्री आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से बताया हुआ है, बहुत ही बेसिक तरीके से वहाँ पे बताया हुआ है। तो जो लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो वहाँ से क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़रूर करें। करने का तरीका तो कोई इस तरीके होगा कि आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल इतना तो होगा ही, इस तरीके से होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, इतना आपको इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर कोई समझाने वाला है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपको अपने सेंसेस को लगा के आपको फाइंड करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ईजी वाले आपको नहीं करने, उनमें टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है। क्लियर है बात। तो उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हाइट एंड डिस्टेंस करके वहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसके 17 से 20 के बीच में कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही औसम है और उन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। वो करने के बाद में हाइट एंड डिस्टेंस को आपको कहीं से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक करने का सबसे पहली चीज़ बता दी, क्लास 10th की मैथमेटिक्स करनी है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स करनी है और क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बाद में आपको जब बेस आपका बन जाएगा तो बेस बनने के बाद में आपको वहाँ से क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाना है। वहाँ इसलिए जाना है क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बिकॉज वहाँ पर कुछ फॉर्मूले गिवन है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन होंगी, जैसे tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर दिए हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेस बना करना कहाँ से, क्लास 10 से, उसके बाद क्लास 11 पे जाना है। इतना 2 करने के बाद में तीसरा जो रहेगा वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि वो जो रहेगा वो ब्रह्मास्त्र है सबका। इसके बाद में बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा पढ़ने के लिए देखो, क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी है ना। तो देखो अलजेब्रा को किस तरीके से करना है मैं बता देता हूँ। तो देखो अलजेब्रा में क्या है कि आपको एक इक्वेशन के रूप में पूछा हुआ है, जैसे इसमें जैसे पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल क्या होगा
और कंटिन्यू रेकरिंग सीरीज़ क्या होगी, इनइक्वलिटीज़ क्या हो गई, है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, फेरी मेथड क्या हो गई। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ों को पूछा हुआ है। कि देखो अलजेब्रा के लिए सबसे पहले आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। किसकी? क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्लास 11th की मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अलजेब्रा को बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडिक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हो गए, थ्योरम दी हुई है वहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज़ में दिया हुआ है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज़ में दिया हुआ है, इन वन वेरिएबल में भी दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर लाइन दिया हुआ है, ग्राफिकल भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। तो देखो इस तरीके से दोस्तों अलजेब्रा के लिए सबसे जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ तक करना है आपको, क्लास 11th की मैथमेटिक्स करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो वहाँ तक करने के बाद में जब आपका 11th क्लास की मैथमेटिक्स अगर हो जाए, उसके बाद में आप जाना गेट वाली में। गेट में क्या है कि अलजेब्रा का सिलेबस दिया हुआ है, ग्रुप, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, कोटेंट ग्रुप्स, होमोमोर्फिज्म। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इसका क्या है कि सिलेबस दिया हुआ है गेट वालों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अलजेब्रा के लिए आपको क्या बता दिया मैंने, सबसे पहले क्लास 11th की मैथमेटिक्स, उसके बाद गेट वाली जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर जाना है। वो तब जाना है जब आप क्लास 11th की कर लो, क्योंकि सेकंड लेवल पे अलजेब्रा मैथमेटिक्स वहीं से करनी है, लेकिन कंप्लीट नहीं करनी है, जैसा मैंने बता दिया। क्योंकि जिस तरीके का जो सिलेबस गेट का है और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। आपको क्लास 11 12th ये बेस है आपका, यहाँ से आपको करना ही करना है। उसके बाद मोस्ट एफिशिएंट जो बुक रहेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो तभी करनी है जब आप क्लास 11th और क्लास 12th की मैथमेटिक्स कर लोगे। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को देखते हैं कहाँ से करना है। तो देखो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की क्या है कि सबसे पहले आपको गेट से कर सकते हो। देखो गेट में बहुत अच्छे से इसका क्या है कि कंप्लीट दिया हुआ है गेट के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के में, अलजेब्रा में एकदम प्रॉपर वे में दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्लास 11 या क्लास 12th के सिलेबस में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दी हुई है, हो गई। तो ये बहुत ही बेसिक है। तो आप क्लास 12th के मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा यूनिट सेकंड में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सेपरेट दिए हुए हैं वहाँ पे, और या फिर मेरे वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो। डिफरेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि देखो डिफरेंशियल कैलकुलस करने से पहले सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स की क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में यूनिट नंबर 3 जिसमें है कैलकुलस, जिसमें दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी, वो आपको ज़रूर करनी है, ठीक है ना। क्या? कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी टोटली सिलेबस क्लास 12th की मैथमेटिक्स से मिल जाएगा, हो जाए। उसके बाद आप गेट के सिलेबस के पे जा सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिग्री में या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबिलिटी उसमें वहाँ पर दी हुई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसमें भी आपको बहुत ही सिलेक्टेड करना है, कंप्लीट नहीं करना है, लेवल नंबर 2। और इसके बाद चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। देखो इंटीग्रल जो कैलकुलस है इसके लिए भी आपको कहाँ जाना है, क्लास 12th की मैथमेटिक्स पे जाना है। मैथमेटिक्स में आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर वहाँ से जाने के बाद में एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स जो है एक चैप्टर दिया हुआ है क्लास 12th की मैथमेटिक्स में, तो इसके कुछ टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इंटीग्रल जो कैलकुलस है आपको टोटली कहाँ से मिल जाएगी, क्लास 12th की मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इंटीग्रल्स करके दिया हुआ है एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें सारे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, और डबल ट्रिपल वाले भी आपको मिल जाएंगे उसी में, ठीक है ना। बहुत क्लियर है। इसके बाद है ऑर्डिनरी एंड द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स में, क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आपको जाना है सबसे पहले तो, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन यूनिट नंबर 3 है वहाँ पे, तो जिसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 का, तो वो आपको ज़रूर देखना है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इसके बाद ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से करने के बाद में आपको जाना है गेट के सिलेबस पे।
और गेट के सिलेबस में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके अलग से ही एक चैप्टर दिया हुआ है। तो मेडिजी के मैथमेटिक्स के जो नोट्स हैं वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको ऑनलाइन बहुत सारी मिल जाएंगी, आप सर्च कर लेना ऑनलाइन मेडिजी की, तो वो भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्लास 11 क्लास 12 मेडिजी बुक्स, यहाँ तक तो सबका कॉमन ही चल रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही सबके लिए। ठीक है। उसके बाद तो ये देखो जितने भी दिए हुए हैं ना इसमें, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ऑर्डिनरी, होमोजेनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा गेट के सिलेबस में मिल जाएगा आपको सेम टू सेम, वहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है ना। और क्लास 12 का आपको मैंने बता ही दिया है कि क्लास 12 की डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ये चैप्टर है। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी एंड द ऑपरेशनल रिसर्च। जो लोग मैकेनिकल से हैं उनके लिए तो बहुत इजी है ये चैप्टर, क्योंकि उनके पास मेडिजी के नोट्स ज़रूर होंगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट को वहाँ पर समझाया हुआ है, पहली बात। दूसरा क्या, गेट के सिलेबस में एलपीपी का एक अलग से सिलेबस दिया हुआ है जिसमें है लीनियर प्रोग्रामिंग करके, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस प्रॉब्लम हो गई, है ना, हंगेरियन मेथड हो गए, तो वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड हो गए, तो ये सब दिए हुए हैं वहाँ पे। तो फिर से मैथमेटिक्स के लिए गेट के जो क्वेश्चंस हैं, गेट के जो मैथमेटिक्स के नोट्स हैं मेडिजी के, उसके लिए एलपीपी बेस्ट है, परफेक्ट है। क्लियर। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल, यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखना कि गेट की जो बुक है मैथमेटिक्स की, जो जिसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, वो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर भी ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो चैप्टर अब तक चल रहे हैं ना, ये चैप्टर वही है आपके गेट वाले। ठीक है ना। अब देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है आपको क्लियरली मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, कंप्लीटली दिया हुआ है गेट के सिलेबस में, कंप्लीटली एक एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ से करना है, गेट के सिलेबस से करना है, गेट की मैथमेटिक्स करना है, गेट के नोट से करना है ना दोस्तों। और ये वैसे मैं कराऊंगा अपने वीडियो में आपको, मैं जहाँ तक जैसे मैं 3D कंप्लीट कर रखी है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स मैंने करा दिया, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो कोई एक सोर्स से नहीं है, वो 4-5-6 सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कोई भी कंसेप्ट बचे नहीं। तो मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ठीक है ना। स्लो हो सकता है यार, लेकिन कराऊंगा कंप्लीट। ठीक है ना। उसके बाद में देखो मैंने एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2D और 3D कंप्लीट करा दिए, एक चीज़ बची हुई है सिलेंडर, और उनके क्वेश्चंस अब मैं कराने वाला हूँ कंप्लीटली। उसके बाद में कोई चैप्टर दूसरा तीसरा जो भी देखेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा चैप्टर गेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है, वो परफेक्ट है, बेस्ट है। ठीक है ना। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D जो है उसके लिए सबसे बेस्ट है क्लास 11th, सबसे बेस्ट है क्लास 11th की 2D ज्योमेट्री, और 3D ज्योमेट्री क्लास 12th के लिए सबसे परफेक्ट है, सबसे बेस्ट है, लेकिन वो बेस है, कंप्लीट लो वहाँ से भी नहीं होना। यहाँ से जाने के बाद में जब आपकी 2D हो जाए, 3D हो जाए और बेसिक्स हो जाए ना, इसके बाद में आपको कहाँ जाना है वो मैं वीडियो के बाद बताऊँगा, क्योंकि वो सारे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना। मोस्टली चैप्टर का, सारे नहीं, मोस्टली चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद में देखो दोस्तों कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, अब एक्सरसाइज ना करो तो एग्जांपल्स कर लेना सारे चैप्टर्स के, क्योंकि एग्जांपल से ही आपका क्लियरली हो जाएगा बेस। उसके बाद 3D ज्योमेट्री क्लास 12 से हो जाएगी, क्लास 12 के जो भी मैथमेटिक्स है इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपकी 3D हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उन्होंने। ठीक है ना। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस है। देखो वेक्टर एनालिसिस के लिए परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है क्लास 12 की मैथमेटिक्स, वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है वेक्टर्स में, A to Z चीज़ें बताई हुई है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है ना। तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स आई थिंक वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रेदर देन एनी। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद है रियल एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है किसमें, गेट के सिलेबस में रियल एनालिसिस अलग से दिया हुआ है, और इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग से दिया हुआ है। तो ये दिन तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो कंप्लीट गेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो वहाँ जाके। और जिस तरीके के इसके चैप्टर हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब आपको क्लास 12 की या क्लास 11th की मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस वहाँ से चैप्टर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आपको क्या है कि चैप्टर वाइज करने हैं, जैसे कॉची थ्योरम और ये सब जो थ्योरम है ये गेट के सिलेबस में आपको मिल जाएंगी।
तो ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा दोस्तों, किसी पर डिपेंड मत होना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। बस ये है कि चारों तरफ से लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पे ये होगा, और आपको चारों तरफ से ही करना पड़ेगा। और मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है कि मैं जो कराऊंगा इसमें सारा कुछ और बिल्कुल एक एक चीज़ कराऊंगा, ठीक है ना। मैंने अभी तक सॉलिड ज्योमेट्री लेटेस्ट कराई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने कौन बताया है अभी, तो कौन भी मैंने बहुत बेसिक से बताया हुआ है। उसके बाद मैं कौन राइट सर्कुलर जो कौन है वो उसके बारे में बताऊँगा, फिर इनकी इक्वेशन को जनरेट करूँगा। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें क्या है, मीन मोड मीडियन एंड मिड डेविएशन है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ये 4 वैल्यू निकालना बहुत ही तरीके से बताया हुआ है। मीन मोड और मीडियन बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो ये आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ज़रूर देखना, क्योंकि वो बिल्कुल बेस है। इसके बाद है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस भी वहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल पोजीशंस एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन ऑफ द टू वेरिएबल। देखो अब जो ये टॉपिक दे दिए ना, ये थोड़े क्या है कि इससे हट के हैं स्टैटिस्टिक्स से, लेकिन फिर भी यहाँ दे दिए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि चैप्टर ईजी है, लेकिन चैप्टर बहुत सारे हैं। प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी क्लास 12th के अंदर, पहली बात, और क्लास 11th में भी, लेकिन क्लास 11th में और क्लास 12th में भी मिल जाएगी आपको, है ना। और क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 10th की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी काम की है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस जो है ना आपको मिल जाएगा, क्लास 11th में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 11th में मिल जाएगा। इसमें रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, टोटली मिल जाएगा क्लास 11 में। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से दी हुई है, क्लास 12th में भी प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक जो होगा कंप्लीट मिल जाएगा क्लास 11th में, क्लास 12th में। आप एक बार ज़रूर देखना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। उसके बाद है स्टैटिक एंड द डायनेमिक्स। अब देखो ये जो है ना, इक्वेशन ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस, कॉमन कैटेनरी वेलोसिटीज़, ऐसे मैकेनिक्स के कम्प्लीटली। तो जिसमें आपको क्या है कि इसमें जो दिए हुए हैं टॉपिक्स, तो वो टॉपिक वाइज आपको देखने पड़ेंगे मैकेनिक्स के चैप्टर्स। यहाँ फिर आपको जैसे मैं जब कराऊंगा तो वहाँ से देख लेना आप। तो ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स पर, या जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ी हुई हो उनके लिए, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आपको कहाँ से करनी है, आपको मैकेनिक्स के चैप्टर पढ़ लेने हैं, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बचती है क्या, मेंसुरेशन, जो मैंने छोड़ा हुआ है। देखो मेंसुरेशन जो है ना, ये कोई एक क्लास का नहीं है। मेंसुरेशन आपको जगह जगह से मिल जाएगा, जगह जगह से मिल जाएगा। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से करना है। एसएससी में मेंसुरेशन को पढ़ाने वाले, मेंसुरेशन को समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है, जिसको मैं जब अपने वीडियो में पढ़ाऊँगा तब भी मैं समझाऊँगा, और बहुत अच्छे से समझाऊँगा इस चीज़ को। तो मेंसुरेशन कोई एक चैप्टर से नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे चैप्टरों से मिलेगा। 2D से भी मेंसुरेशन बनेगा, 3D से भी मेंसुरेशन बनेगा, और जिसमें क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, पिरामिड्स एंड द देयर फ्रस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, एसएससी से पढ़ना है। क्लियर, ये बात ये है कहने का मतलब, वहाँ मेंसुरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्लियर है। तो देखो ये था ओवरऑल किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको नहीं करना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो बात ये है यार कि सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, कि विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर करना पड़ेगा, और खुद से ही करना पड़ेगा। कुछ लोग खुद से भी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, और अच्छी बात है, लेकिन चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा किस तरीके से करना और किस तरीके से नहीं करना। देखो दोस्तों, इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है कि समझना इस चीज़ को जो बोल रहा हूँ, ये फीलिंग का गेम है। आपको किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका सॉल्यूशन आंसर आ जाए किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, बहुत ही ट्रिकी मैनर से, बहुत ही छोटे तरीके से, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको अपना क्या निकालना है, आंसर निकालना है। पीएचडी नहीं करनी है, समझ में आ रही बात। मैंने क्लास 11th, क्लास 12th
ये सब बारे जो बताई है ना मैंने, इनमें क्या पीएचडी नहीं करनी है, पहली बात। इतना जब आपका सब कुछ हो जाए ना, जब क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th गेट मैथमेटिक्स, इतना सब कुछ हो जाए, जो कि बहुत ही मतलब चूज़ कर करके पढ़ना है। उसके बाद जब इतना सब कुछ हो जाए ना, तब आपको जाना है कौन सी बुक पर, आर.डी. शर्मा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बुक, सीरियसली। लेकिन ये अपनी रिस्क पे करनी है, क्योंकि जब 1000 क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक पे हो तो हाँ, ये सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन करने हैं या कौन से क्वेश्चन नहीं करने। लेकिन इसमें जो लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, क्लास 11th क्लास 12th के पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये आएगी, कंप्लीट में कंबाइंड होके आती है। आप देखना ज़रूर, सारे टॉपिक्स जो मैंने अब तक आपको बताए हैं वो इसमें सारे मिल जाएंगे। लेकिन करने का रिस्क आप खुद ही लेना, मैं पहले ही इस चीज़ को बता रहा हूँ, वार्निंग है ये। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें हर क्वेश्चन अच्छा लगे किसी को, अब कोई ऐसा होगा कि 1000 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे निकाल ले कि जो बहुत ही एकदम प्रिसाइज एंड द मेन इंपॉर्टेंट हो, तो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन बुक बहुत अच्छी है, और जितने भी मैंने चैप्टर आपको बताए हैं अब तक, सारे के सारे चैप्टर इसमें मिल जाएंगे आर.डी. शर्मा में। क्लास 11th क्लास 12th की कंबाइंड आती है ये, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 2D 3D है ना, LPP, सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप इस बुक से क्वेश्चंस तब करना जब आपका बेस बन जाए, जब आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स हो जाए, जब आपकी क्लास 12th की मैथमेटिक्स हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। और गेट के जो सिलेबस है, गेट की जो मैथमेटिक्स है, उसको बहुत ही सेलेक्टिव मैनर में करना है, कंप्लीट मन नहीं करना बिल्कुल भी। कंप्लीट इसलिए मत करना क्योंकि कंप्लीट आना नहीं है, बहुत ही सिलेक्टेड आएगा, इतना लेंथी नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। बाकी अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो, अगर आप बहुत आगे चल रहे हो, तो जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इन सारे सब्जेक्ट को कर सकते हो, टॉपिक्स को कर सकते हो, और अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज जितना सेस मैं कुछ इस तरीके से एक टेस्ट बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस डेली दिया करूँगा, और जिसकी क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उसका, चलो ये मैं बाद में बताऊँगा, वो बात मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि मैं ये चीज़ क्या है कि मैं खुद करा रहा हूँ अभी। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं अभी कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, सॉलिड ज्योमेट्री में पहुँच चुका हूँ, जिसमें एक चैप्टर बता हुआ है। उस चैप्टर के एंडिंग में ये बात मैं बताऊँगा कि टेस्ट को किस तरीके से मैं ला रहा हूँ अभी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज मैं जितने भी मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स को कंप्लीट कराऊंगा इसमें। तो आई थिंक दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए, वीडियो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियो लाता रहूँ, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप मेरे को बोल सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, मेल मेरे अबाउट में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। और ठीक है दोस्तों, कोई भी बात हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।